नमस्कार। आज हम समय में काफी पीछे चलेंगे। प्राचीन भारत के उस दौर में जब इतिहास आप कह सकते हैं एक नई करवट ले रहा था। हम बात करेंगे हर्यक वंश की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनके समय में मगध एक छोटे से इलाके से निकलकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनने की राह पर चल पड़ा। जी। हमारे पास कुछ जानकारी है, एक लेख के अंश हैं जिसका शीर्षक कुछ ऐसा है, हर्यक वंश, शासक और मगध का उदय। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर हर्यक राजाओं की कहानी, उनकी जो रणनीतियां थीं, उनके वक्त की खास घटनाएं और मगध को एक शक्ति केंद्र बनाने में उनकी क्या भूमिका रही, इसे समझें। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि हर्यक वंश जो लगभग 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक रहा, उसे अक्सर मगध का पहला बड़ा एक महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है। अच्छा। इन्होंने ही वो नींव रखी, वो मंच तैयार किया जिस पर आगे चलकर मौर्य जैसे बड़े साम्राज्य खड़े हुए। तो ये कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं है, ये क्षेत्र के महाशक्ति बनने की शुरुआत की कहानी है। तो चलिए कहानी के पहले महत्वपूर्ण किरदार से शुरू करते हैं, बिंबिसार। स्रोत बताते हैं कि यही हर्यक वंश के असली संस्थापक थे। हाँ, कह सकते हैं। और करीब 52 साल राज किया इन्होंने, लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत लंबा शासनकाल हुआ। बहुत लंबा, निश्चित रूप से। और बिंबिसार को मगध का पहला महत्वाकांक्षी और कह सकते हैं दूरदर्शी शासक माना जाता है। उन्होंने शायद ये समझ लिया था कि सिर्फ अपनी सीमाओं में रहकर काम नहीं चलेगा, विस्तार जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया, वैवाहिक गठबंधन। हाँ, शादियों के जरिए रिश्ते बनाना। जी, ये उस दौर की एक सोची समझी कूटनीति थी। ये तो हमेशा इतिहास में कारगर रही है। तो किन बड़े राजघरानों से रिश्ते जोड़े उन्होंने, कोई खास उदाहरण? हाँ, कई महत्वपूर्ण जगहों से। जैसे कोसल के राजा थे प्रसेनजित, उनकी बहन महाकोशला से शादी की। अच्छा। इससे न सिर्फ एक शक्तिशाली पड़ोसी से दोस्ती हुई, बल्कि दहेज में काशी का महत्वपूर्ण क्षेत्र भी मिला, जो व्यापार वगैरह के लिए बहुत अहम था। फिर उत्तर में वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य के शासक थे चेतक। उनकी बेटी चेलन्ना से विवाह किया। लिच्छवी तो समय बड़ी ताकत थे। बहुत बड़ी ताकत। तो ये एक बड़ा कदम था। इसके अलावा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी खेमा से भी विवाह किया। तो इन शादियों ने मगध के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा सा बना दिया और उसका प्रभाव भी बढ़ाया। तो ये तो हुई दोस्ती और रिश्तों के जरिए साम्राज्य बढ़ाने की नीति। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका था? क्या सैन्य ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। बिंबिसार सिर्फ कूटनीति पर ही निर्भर नहीं थे। वो जानते थे कि जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठानी पड़ती है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पड़ोसी राज्य अंग, जो आज के भागलपुर के आसपास का इलाका है। उस पर विजय। हाँ। उन्होंने वहां के शासक ब्रह्मदत्त को हराया और अंग को सीधे मगध में मिला लिया। ये मगध का पहला बड़ा सैन्य विस्तार था। अच्छा, पहला बड़ा विस्तार। जी। और इससे गंगा नदी के व्यापार मार्ग पर उनका नियंत्रण और मजबूत हो गया। तो यहाँ हमें कूटनीति और सैन्य शक्ति का एक मिला जुला रूप दिखता है। ये संतुलन, जरूरत पड़ने पर दोस्ती, जरूरत पड़ने पर ताकत, शायद यही उनकी लंबी सफलता का राज था। और गौतम बुद्ध से भी उनका संबंध बताया जाता है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिंबिसार और गौतम बुद्ध समकालीन थे। बौद्ध परंपरा के अनुसार बिंबिसार बुद्ध से मिले, उनसे काफी प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने राजगृह में प्रसिद्ध वेलुवन यानी बांस का बगीचा, वो विहार भिक्षु संघ को दान में दिया था। अच्छा, वेलुवन विहार। जी, ये उस समय के शासकों के लिए आम बात थी कि वे नए धार्मिक विचारों को संरक्षण दें। और राजधानी राजगृह, आज का राजगीर, उसे बसाने या मजबूत करने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। वो पहाड़ियों से घिरी सुरक्षित जगह। बिल्कुल। राजगृह रणनीतिक रूप से काफी सुरक्षित राजधानी थी। संभवतः उन्होंने ही इसे अपनी राजधानी के तौर पर विकसित किया। लेकिन देखिए, इतनी सफलता और इतने लंबे शासन के बाद भी उनका अंत दुखद बताया जाता है। सत्ता का खेल अक्सर क्रूर होता है। हाँ, ये तो है। तस्वीरें बताती हैं कि उनके अपने बेटे अजातशत्रु ने उन्हें गद्दी के लिए कैद कर लिया और शायद उनकी मौत का कारण भी बना। बिंबिसार ने मगध को एक मजबूत आधार तो दिया, लेकिन
असली उथल-पुथल तो शायद उनके बेटे के आने से शुरू हुई, अजातशत्रु। सही कहा। अजातशत्रु का सत्ता में आना ही काफी नाटकीय और हिंसक था। शासनकाल लगभग 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। पिता की हत्या का दाग तो उनके साथ जुड़ा रहा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो मगध के सबसे शक्तिशाली और विस्तारवादी शासकों में से एक साबित हुए। करीब 32 साल राज किया उन्होंने। पिता की हत्या का असर तो फौरन दिखा होगा, खासकर उन राज्यों पर जिनसे बिंबिसार ने रिश्ते जोड़े थे। बिल्कुल। सबसे पहली प्रतिक्रिया आई कौशल से। अजातशत्रु की माँ कौशल की ही राजकुमारी थी। हाँ, एक रिवायत के अनुसार जब उनकी बहन यानी अजातशत्रु की मौसी और बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोशला उन्होंने पति की ऐसी मौत की खबर सुनी तो वो दुख से ही मर गई। अरे! इससे कौशल नरेश प्रसेनजित जाहिर है बेहद नाराज हुए और उन्होंने काशी का इलाका जो बिंबिसार को दहेज में मिला था वो वापस छीन लिया। अच्छा, तो फिर? बस इसी बात पर अजातशत्रु और प्रसेनजित के बीच एक लंबा युद्ध छिड़ गया। और इस युद्ध का नतीजा क्या रहा? काफी संघर्ष हुआ, लेकिन आखिरकार एक समझौता हुआ। प्रसेनजित ने अपनी बेटी वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और काशी फिर से मगध को मिल गया। तो कौशल से मामला सुलझ गया, लेकिन अजातशत्रु की असली परीक्षा तो शायद अभी बाकी थी। हाँ। आप वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य की बात कर रही हैं। बिंबिसार ने तो उनसे शादी करके दोस्ती की थी, फिर अजातशत्रु के समय क्या हुआ? हाँ, लिच्छवियों के साथ अजातशत्रु का संघर्ष बहुत लंबा और बहुत भयंकर चला। कहा जाता है कि ये युद्ध करीब 16 साल तक चला। 16 साल? बाप रे! हाँ, सोचिए 16 साल। आज के जमाने में कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई युद्ध इतना लंबा कैसे खिंच सकता था। लिच्छवी सिर्फ एक राज्य नहीं थे, कई कुलों का एक संघ थे, एक गणराज्य, और बहुत ताकतवर माने जाते थे। 16 साल? तो आखिर ऐसी क्या वजह थी और जीता कौन? इस युद्ध के कई कारण बताए जाते हैं। गंगा नदी के किनारे कुछ बंदरगाहों पर नियंत्रण का मुद्दा था, शायद कुछ खदानों का भी मामला था। जीत आखिरकार मगध की हुई, लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं थी। अजातशत्रु ने यहाँ दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ उसने अपने एक बहुत ही चतुर मंत्री वस्सकार उनको वैशाली भेजा। अच्छा। वस्सकार ने कई साल लगाकर लिच्छवियों के संग में फूट डाल दी, उनके नेताओं के बीच अविश्वास पैदा कर दिया, जिससे उनकी एकता कमजोर पड़ गई। अच्छा, तो पहले अंदर से कमजोर किया, वो डिवाइड एंड रूल वाली बात। और दूसरी रणनीति क्या थी? दूसरी रणनीति थी सैन्य तकनीक का इस्तेमाल। यहाँ हमें 2 नए और काफी विनाशकारी हथियारों का जिक्र मिलता है, महाशिलाकंटक और रथमूसल। अच्छा, ये क्या थे मतलब? देखिए, महाशिलाकंटक शायद एक तरह की बड़ी गुलेल या पत्थर फेंकने वाली मशीन रही होगी, जैसे कैटापल्ट होता है। हाँ। जो किलों की दीवारों को तोड़ने या दुश्मन सेना पर बड़े बड़े पत्थर बरसाने के काम आती होगी। और रथमूसल संभवतः एक ऐसा रथ था जिसमें तेज धार वाले हथियार या गदाएं लगी होती थीं, जो दुश्मन सैनिकों को रौंदते हुए आगे बढ़ता था। अरे, ये तो जमाने के हिसाब से बहुत ही आधुनिक हथियार लगते हैं। निश्चित रूप से ये युद्ध सिर्फ सैनिकों की संख्या या हिम्मत का नहीं था, ये तकनीक का भी था। इन हथियारों ने युद्ध के मैदान में मगध को एक निर्णायक बढ़त दी होगी। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाते थे। सही बात है। तो यहाँ हमें अजातशत्रु की सफलता का एक सूत्र दिखता है, पारंपरिक कूटनीति यानी फूट डालना, और उस युग की जो सबसे आधुनिक सैन्य तकनीक थी उसका एक अभूतपूर्व मेल। इसी ने शक्तिशाली लिच्छवियों पर विजय दिलाई और मगध का दबदबा कायम किया। वाकई दिलचस्प है कि कैसे रणनीति और तकनीक मिलकर इतिहास का रुख बदल सकते हैं। अच्छा, अजातशत्रु के धार्मिक झुकाव के बारे में क्या पता चलता है? पिता तो बौद्ध थे। स्रोतों में थोड़ी अलग अलग बातें मिलती हैं। कुछ जैन ग्रंथ उन्हें जैन धर्म का अनुयायी बताते हैं। अच्छा। जबकि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि शुरुआत में वो शायद दूसरे मतों को मानते थे, लेकिन बाद में बुद्ध से मिलकर बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। लेकिन उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक घटना है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण, यानी उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाना। पहली बौद्ध संगीति, इसका क्या महत्व था? ये बौद्ध धर्म के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसी संगीति में बुद्ध की जो शिक्षाएं थीं, सुत्त पिटक, और संघ के जो नियम थे, विनय पिटक, उनका संकलन किया गया ताकि वो सुरक्षित रहें। हाँ,
ताकि वो भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके। अजातशत्रु का इस आयोजन को संरक्षण देना ये दिखाता है कि वो बौद्ध धर्म को महत्व देते थे, भले ही उनकी अपनी व्यक्तिगत आस्था कुछ भी रही हो। और क्या उन्होंने अपने पिता की तरह कोई निर्माण कार्य वगैरह भी करवाए? हाँ, सुरक्षा को लेकर वो काफी चौकस थे। उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह की किलेबंदी को और मजबूत करवाया। लेकिन उनका एक और बहुत दूरगामी काम था। वो क्या? गंगा और सोन नदियों के संगम पर, जो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह थी, वहां एक नए किले की नींव रखना। इस जगह को पाटलीग्राम कहा गया। पाटलीग्राम? जी, यही पाटलीग्राम आगे चलकर पाटलिपुत्र बना, जो भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध राजधानियों में से एक बना। तो पाटलिपुत्र की कहानी अजातशत्रु से शुरू होती है, लेकिन राजधानी तो बाद में बनी। अजातशत्रु के बाद कौन आया गद्दी पर? अजातशत्रु के बाद उनका बेटा उदयन, या उदाई भद्र भी कहते हैं, वो गद्दी पर बैठा। उनका शासनकाल लगभग 460 ई पूर्व से 444 ई पूर्व तक करीब 16 साल का माना जाता है। उदयन के समय की सबसे खास बात क्या रही? क्या उन्होंने भी अपने पिता और दादा की तरह साम्राज्य को और बढ़ाया? उदयन के साम्राज्य विस्तार के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन उनके शासनकाल का एक काम ऐसा है जिसने मगध के इतिहास और उसके भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, वो क्या था? और वो था राजधानी का बदलना। हाँ, उन्होंने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया, उसी पाटलीग्राम में जिसे अजातशत्रु ने बसाना शुरू किया था। इसका क्या महत्व था? राजगृह तो काफी सुरक्षित जगह थी। देखिए, ये सिर्फ शहर बदलना नहीं था, ये एक तरह से मगध की महत्वाकांक्षाओं का नक्शा बदलना था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाटलिपुत्र की लोकेशन अविश्वसनीय रूप से रणनीतिक थी। गंगा, सोन और गंडक जैसी नदियों के संगम के पास होने की वजह से ये जल मार्गों का एक प्राकृतिक केंद्र था। अच्छा, मतलब पानी के रास्ते? हाँ, यहाँ से पूरे उत्तर भारत में व्यापार करना, सेना भेजना, सामान लाना ले जाना सब बहुत आसान था। ये सिर्फ राजधानी नहीं, ये उत्तर भारत के व्यापार और शक्ति का नया केंद्र बनने वाला था। इस एक फैसले ने मगध के भविष्य के विकास को जबरदस्त तेजी दी। तो ये तो एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। उदयन ने सिर्फ राजधानी बदली या शहर को बसाया और मजबूत भी किया। बिल्कुल, उन्होंने पाटलिपुत्र नगर का विस्तार किया और उसकी किलेबंदी भी करवाई। इस नई राजधानी ने मगध को आने वाली सदियों तक भारत का प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक केंद्र बने रहने में बहुत मदद की। लेकिन विडंबना देखिए, इस दूरदर्शी शासक का अंत भी शायद हिंसा से ही हुआ। क्या मतलब? उनका अंत कैसे हुआ? कुछ बौद्ध और जैन ग्रंथ अलग-अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन एक आम धारणा ये है कि उनकी भी हत्या की गई थी। अरे? एक रिवायत के अनुसार किसी अवंती के राजकुमार या जासूस ने वेश बदलकर उनकी हत्या कर दी। सत्ता के लिए संघर्ष इस वंश का पीछा नहीं छोड़ रहा था। पिता की हत्या करके सत्ता पाना और फिर खुद भी हत्या का शिकार होना, ये तो एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है। उदयन के बाद क्या हुआ? क्या वंश और चला? उदयन के बाद हर्यक वंश का पतन काफी तेजी से शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी हुए अनिरुद्ध, मुंड और फिर अंतिम शासक नागदशक। अच्छा। इन तीनों को मिलाकर शायद कुछ ही दशकों का शासन रहा होगा। इनके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, जो शायद इस बात का संकेत है कि वो कमजोर शासक थे और उनके समय में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। तो ऐसा लगता है कि अंदरूनी झगड़े और शायद अयोग्य नेतृत्व ने वंश को कमजोर कर दिया। हाँ, ऐसा ही लगता है। दरबार में साजिशें और सत्ता के लिए संघर्ष बढ़ गया होगा। पुराणों में तो इन बाद के शासकों को पितृहंता यानी पिता का हत्यारा भी कहा गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये सिर्फ अजातशत्रु के लिए है या बाद के शासकों पर भी लागू होता है, लेकिन ये निश्चित रूप से वंश की गिरती हुई इज्जत और अंदरूनी अस्थिरता की तरफ इशारा करता है। और अंत कैसे हुआ फिर इस वंश का? जो अंतिम शासक थे नागदशक, उनको बहुत अयोग्य और जनता में अलोकप्रिय बताया गया है। कहा जाता है कि लोग उनके कुशासन से तंग आ चुके थे। अच्छा। इसी स्थिति का फायदा उठाकर उनके एक अमात्य यानी मंत्री, जिनका नाम शिशुनाग था, उन्होंने नागदशक को गद्दी से हटा दिया, संभवतः उनकी हत्या करके। ये लगभग 413 ईसा पूर्व की बात है। तो मंत्री ने ही तख्ता पलट कर दिया? जी, शिशुनाग ने फिर खुद राजगद्दी संभाली और एक नए वंश शिशुनाग वंश की नींव रखी, और इस तरह हर्यक वंश का अंत हो गया। तो कुल मिलाकर ये लगभग 125 साल की कहानी है। बिंबिसार ने नींव रखी, कूटनीति और युद्ध से सीमाएं बढ़ाईं। अजातशत्रु ने साम्राज्य को आक्रामक तरीके से फैलाया, लिच्छवियों जैसी बड़ी शक्ति को हराया, नई तकनीक इस्तेमाल की और पहली बौद्ध संगीति करवाई। और फिर उदयन आए, जिन्होंने सबसे बड़ा रणनीतिक कदम उठाया,
राजधानी पाटलिपुत्र ले गए, जिसने मगध के भविष्य को ही बदल दिया। लेकिन बाद के शासक इस विरासत को संभाल नहीं पाए। ये एक अच्छा सारांश है। हर्यक वंश ने मगध को एक क्षेत्रीय राज्य से एक प्रमुख महाजनपद और फिर एक साम्राज्य बनने की राह पर डाल दिया था। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे की शुरुआत की होगी, सैन्य संगठन को मजबूत किया होगा और सबसे महत्वपूर्ण, पाटलिपुत्र के रूप में एक ऐसी राजधानी दी जो आने वाले कई राजवंशों के लिए शक्ति का केंद्र बनी रही। उनकी सफलताएं और उनकी विफलताएं दोनों ने मिलकर आने वाले शिशुनाग और फिर नंद वंश के लिए जमीन तैयार की, जिन्होंने मगध को भारत के पहले वास्तविक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, रणनीतिक सोच, पारिवारिक झगड़े और यहाँ तक कि तकनीकी खोजें, ये सब मिलकर किसी राजवंश और साम्राज्य की किस्मत तय करते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर एक सोचने वाला बिंदु उभरता है। हर्यक वंश के उत्थान और पतन के पीछे असली ताकत क्या थी? क्या ये बिंबिसार की कूटनीति थी, या अजातशत्रु की आक्रामकता और तकनीकी बढ़त, या फिर उदयीन की वो दूरदर्शिता? और पतन का कारण क्या सिर्फ अयोग्य उत्तराधिकारी थे, या सत्ता संघर्ष का वो चक्र जो शायद पिता की हत्या से शुरू हुआ, वो अंत तक चलता रहा? ये सोचना काफी दिलचस्प है कि सत्ता, नेतृत्व, नैतिकता और तकनीक से जुड़े ये मुद्दे जो 2500 साल पहले मगध में सामने आ रहे थे, आज के दौर में कितने प्रासंगिक हैं। सही बात है। इन प्राचीन राजवंशों की कहानियों में शायद आज के लिए भी कुछ सबक छिपे हों जिन पर श्रोता विचार कर सकते हैं।